इसमें सीआरपीसी में आपका आज जो शुरू किया जा रहा अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है आपका प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इस अध्याय से यूपीजे में आपका 2 क्वेश्चन प्री में या कभी काल 3 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी इस अध्याय से क्वेश्चन बनता है और मेंस में कम से कम 1 क्वेश्चन निश्चित तौर पर इस अध्याय से बनता है। तो इस अध्याय को पढ़ाने में थोड़ा समय भी लगता है। आइए इस अध्याय को देखा जाए। अब हम सीआरपीसी का अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं। आपका व्यक्तियों की गिरफ्तारी, यानी कि आपका कह सकते हैं कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी कि पर्सन को अरेस्ट करने के बारे में प्रावधान किया गया है अध्याय 5 में और सेक्शन 41 से लेकर 60A तक। जहाँ तक व्यक्तियों की गिरफ्तारी की बात है, सर्वप्रथम आपको कौन कौन सी एरिया कवर करनी है, मेंस में कैसे क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन बनता है, एक मॉडलों से पहले परिचित होना होता है इसमें। उसके बाद आपका एक मॉडल पढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में ये जान लेना आवश्यक है कि जो व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाएगा या व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा वह आपका या तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किया जाएगा या वारंट के बिना। विदाउट वारंट तो ऐसी दशा में धारा 41 से 60A के प्रावधान लागू होंगे और अगर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया हो या गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो तो धारा 70 से लेकर 81 तक के प्रावधान लागू होंगे, अर्थात सेक्शन 70 से लेकर 81। तो शुरुआती दौर में ये जानना आवश्यक है कि जब व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है तो या तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश के बिना किया जा सकता है या वारंट के बिना। अगर व्यक्तियों को वारंट के बिना अरेस्ट किया जाता है तो सीआरपीसी का अध्याय 5 अप्लाई होगा, सेक्शन 41 से लेकर 60A तक। और यदि मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया हो या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आपका अनुपत्र यानी कि वारंट जारी किया हो और तब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तब आपका सीआरपीसी की धारा 70 से लेकर 81 तक के प्रावधान लागू होंगे, यानी कि 70 से लेकर 81 तक। व्यक्तियों की गिरफ्तारी में हमें क्या क्या पढ़ना है, सर्वप्रथम इसका एरिया हम कवर कर लेते हैं और उन्हीं बातों को एक एक करके डिटेल में हम चलेंगे। यानी कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी में हमें कौन कौन से प्रावधानों को पढ़ना है ये हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है गिरफ्तारी का अर्थ पढ़ना है, यानी कि गिरफ्तारी की मीनिंग ऑफ अरेस्ट या गिरफ्तारी का अर्थ पढ़ना है। दूसरे पॉइंट पर जो हमें पढ़ना है वह हमें पढ़ना है गिरफ्तारी का पर्पस क्या होता है
या गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या होता है। तीसरा हमें ये पढ़ना है कि गिरफ्तार करने में कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, कौन व्यक्ति सक्षम है, अर्थात वे कौन से व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि गिरफ्तार करने में सक्षम व्यक्ति को भी हमें देखना है। तत्पश्चात हमें जो देखना है, कब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तारी कब कर सकती है। फिर हमें अगला देखना है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। फिर हमें देखना है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, यानी कि कब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। फिर हमें जो पढ़ना है आपका प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बाद जो पढ़ना है गिरफ्तारी का प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया क्या है। फिर गिरफ्तारी के बाद की क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया उसके बाद कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाता है। फिर हमें पढ़ना है गिरफ्तार व्यक्ति के राइट क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और फिर अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से या अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति को क्या राइट होगा या क्या कह सकते हैं कि अधिकार होगा। कम से कम इतनी बातों को आपका ये जो बातें हैं प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले बिना आपका सेक्शन का सभी बातों को दो लाइन जानिए, उसके बाद सभी बातों को एक एक करके आपको डिटेल में बताया जाए। देखिए, जहाँ तक अरेस्ट की बात है, गिरफ्तारी शब्द या अरेस्ट शब्द की बात है, आपका गिरफ्तारी शब्द को, अरेस्ट शब्द को सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि गिरफ्तारी शब्द को सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो गिरफ्तारी होती क्या है, इसको हम देखेंगे। तो जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को का पूर्ण रूप से हनन कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। अर्थात विधि के अनुसार किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित कर देना ही गिरफ्तारी कही जाती है। या तीसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के अनुसार अर्थात कानून का पालन करते हुए वंचित कर दिया जाता है, अर्थात उसकी पर्सनल लिबर्टी या फ्रीडम को छीन लिया जाता है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि उसकी चेष्टाओं पर प्रतिबंध इत्यादि पर, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि पहला नियम ये आया कि गिरफ्तारी शब्द को आपका कह सकते हैं कि कहीं भी सीआरपीसी में आपका डिफाइन नहीं किया गया। तो आप अपनी परिभाषा को लाइन बताएंगे कि गिरफ्तारी होती क्या है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए कि जब किसी व्यक्ति की
व्यक्तिगत स्वतंत्र जब किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के अनुसार पूर्णतः वंचित कर दिया जाता है, उसे गिरफ्तारी कहा जाता है। अब ये दूसरी समस्या ये आई कि आखिर अरेस्ट करने का उद्देश्य क्या है, अर्थात गिरफ्तार किसी व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया है, यानी कि गिरफ्तार करने का पर्पज क्या है, एम क्या होता है या प्रयोजन क्या होता है। तो 4-5 मुख्य उद्देश्य हैं, उसको समझिए। पहला उद्देश्य है कि गिरफ्तारी का पहला उद्देश्य है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। फिर एक बार इसको देखिए, न्यायिक प्रक्रिया को अच्छे ढंग से इन्फोर्स करने चलाने के लिए ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। ये पहला पर्पज हुआ। जो दूसरा उद्देश्य है वह ये है कि अभियुक्त द्वारा पुनः कोई नया अपराध न किया जाए, इसलिए आपका अभियुक्त को अरेस्ट किया जाता है। यानी कि अभियुक्त को अरेस्ट करने के पीछे जो दूसरा पर्पज है कि ऐसा व्यक्ति जो एक बार ऑफेंस किया है वह दोबारा ऑफेंस न करे। तीसरा जो उद्देश्य है कि अभियुक्त की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो हो सकता है कि बदला लेने की भावना के आधार पर, यानी कि टिट फॉर टैट के आधार पर, जैसा को तैसे के आधार पर अभियुक्त के जीवन को छीन लिया जाए। अतः अभियुक्त के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और कारागार या इम्प्रिजमेंट या जेल भेज दिया जाता है। अगला उद्देश्य ये है आपका गिरफ्तारी का कि फेयर ट्रायल हो। जो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये भी उद्देश्य है, फेयर ट्रायल किया जाए अभियुक्त का, यानी कि रिजु विचारण किया जाए। और इसी रिजु विचारण को थोड़ा अच्छे से समझना है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मेंस में भी आ चुका है और बिहार केपीओ में भी आ सकता है। यानी कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अलग से डिटेल में आपको पढ़ना भी है। फेयर ट्रायल या रिजु विचारण या आप उचित विचारण कर सकते हैं या इंग्लिश में फेयर ट्रायल कहा जाता है। जहाँ तक फेयर ट्रायल की बात है, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 273 पढ़ेंगे और इसके बाद इसका एक्सेप्शन या अपवाद पढ़ेंगे। और अपवाद आपका धारा 205 है, तो धारा 205 115, इसके बाद आपका 299 है और 317 है। यानी क्या ये थोड़ा हल्का सा यहाँ हम डिटेल में करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका अलग से हमें जब धारा 273 हम पढ़ाएंगे वहाँ आपका अलग से मेंस में भी बताई जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। और क्वेश्चन का मॉडल यहाँ जरूर हम बता देते हैं। 2 मॉडल से क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध लिया जाने वाला
प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। एक्यूज्ड के अपीयरेंस में लिया जाएगा। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करें। ये मेंस में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विचारण के दौरान यानी कि ट्रायल के दौरान अभियुक्त का न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करें। तो जब भी ये दोनों क्वेश्चन आए, इसका मेंस में मॉडल एक ही रहेगा। आपका आइएगा इसको मेंस से लिखते समय नेचुरल जस्टिस से या प्राकृतिक न्याय से। नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आदि अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। दूसरे पक्षकार को भी सुनो अर्थात आदि अल्ट्रम परटम। जो आदि अल्ट्रम परटम का ये सिद्धांत है, ये सेक्शन 273 में समाहित है, जहाँ की आपका CRPC में बताया गया है कि प्रत्येक सामान्यतः प्रत्येक जांच एवं विचारण में जो साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध लिया जाएगा वह अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाएगा। यानी कि फेयर ट्रायल या रिट विचारण यह अपेक्षा करता है कि जो भी साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध लिया जाए वह तभी लिया जाए जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर। ये इस फेयर ट्रायल की ये शर्तें हैं, लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, अर्थात यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये हुआ कि CRPC में कुछ ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहाँ की अभियुक्त की गैर हाजिरी में यानी कि अभियुक्त न्यायालय में अपीयर नहीं है या न्यायालय में हाजिर नहीं है, न्यायालय में उपस्थित नहीं है, फिर भी अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस लिया जा सकता है। और ये शुद्ध रूप से 4 धाराओं में CRPC के यह सिद्धांत आपका समाहित है। पहली धारा आपकी है 205 देखा जाए CRPC की धारा 205 ये बताती है कि न्यायालय चाहे तो अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से या व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे सकता है। तो जब न्यायालय अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से व्यक्तिगत हाजिरी से स्वयं हाजिर होने से छूट दे चुका हो तो ऐसी दशा में विचारण के दौरान उसका कोर्ट में उपस्थित होना आवश्यक नहीं। दूसरी कंडीशन आपका 115 में दी गई है, यानी कि धारा 115। धारा 115 के तहत जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका किसी व्यक्ति से प्रत्याभूत की मांग करते हैं और प्रत्याभूत की मांग की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, जब इसकी जांच करते हैं तो धारा 115 बताती है कि ऐसी जांच में ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत उपस्थिति से मजिस्ट्रेट छूट दे सकते हैं, अर्थात यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति पर्सनल रूप से हाजिर हो। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? छूट। 299 भी काफी महत्वपूर्ण है और 299 से पिछली बार बिहार के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये बना था कि अगर अभियुक्त फरार हो गया हो,
भाग गया हो और जल्द गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है तो क्या करेगा न्याय। क्वेश्चन फिर एक बार देखिए, इंटरव्यू में बना था बिहार के। यदि अभियुक्त फरार हो गया हो तो न्यायालय क्या कर सकता है, क्या विचारण होगा कि रुका रहेगा। इसका निर्धारण सीआरपीसी की धारा 299 से हो और सीआरपीसी की धारा 299 ये बता देती है कि यदि अभियुक्त फरार हो गया हो और जल्द गिरफ्तार होने की संभावना न हो तो न्यायालय आपका अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य ले सकेगा। यानी कि 299 भी धारा 273 सीआरपीसी का एक्सेप्शन। अंतिम जो अपवाद है वह है धारा 317 317। यदि अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता हो, एक बार नहीं, याद किए रहिएगा, यदि अभियुक्त या एक्यूज्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग में न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डाल रहा हो, बार बार बाधा डाल रहा हो, तो ऐसी दशा में आपराधिक न्यायालय अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे देंगे और अभियुक्त के अधिवक्ता या एडवोकेट की उपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य ले सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 317 के तहत ये तब अभियुक्त को हाजिर होना आवश्यक नहीं है जब वह बार बार न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाले, विघ्न डाले, तो न्यायालय कहेगा कि आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके अधिवक्ता की उपस्थिति में हम एविडेंस ले लें। यानी कि फिर बैठ को ये आपका उद्देश्य हम बता रहे थे, गिरफ्तारी का उद्देश्य हम बता रहे थे और उसमें चौथा उद्देश्य हमने बताया कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट इसलिए भी किया जाता है कि उसका फेयर ट्रायल हो, यानी कि वह न्यायालय में रहेगा और उसी के समक्ष उसके विरुद्ध एविडेंस लिया जाए। ये आपका गिरफ्तारी का मुख्य उद्देश्य बताया। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं और वह हम बढ़ते हैं गिरफ्तारी के लिए सक्षम व्यक्ति, यानी कि कौन से भी व्यक्ति हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, जो दूसरे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए 3 भागों में आपको बांट लेना है। गिरफ्तारी कौन कर सकता है या गिरफ्तारी के लिए कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, तो एक तो पुलिस कॉम्पिटेंट है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा आपका मजिस्ट्रेट और तीसरा आपका प्राइवेट व्यक्ति। प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो सेक्शन 41 और 42 लागू होगी। मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करते हैं तो 44 सेक्शन लागू होगा और प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो 43। फिर एक बार इसको समझिए, आपका प्री के लिए क्वेश्चन है, गिरफ्तार करने में कौन प्राधिकारी सक्षम है। तो गिरफ्तार करने में आपका कौन सक्षम है, तो गिरफ्तार करने के लिए 3 लोग कॉम्पिटेंट हैं। एक पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी के लिए मुख्य रूप से जो सेक्शन बना है वह 41 और 42 बना है। और भी सेक्शन है लेकिन मुख्य रूप से जो सेक्शन है वह 41 है और 42।
दूसरा जो सक्षम प्राधिकारी है अरेस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को, वह आपका मजिस्ट्रेट है, चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालक, यानी कि चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, और यह सेक्शन है आपका 44। कुछ दशाओं में प्राइवेट व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, और वे दशाएं आपका ये मेंस में भी आ चुके हैं क्वेश्चन, वे दशाएं CRPC की धारा 43 में दी गई, यानी कि एक था 41, 42, 43 और 40 आपका 4, ये अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा। ये शुद्ध रूप से जो प्रोसीजर बताया गया है ये 46 से कवर होगा सेक्शन। गिरफ्तारी की प्रक्रिया आपका धारा कह सकते हैं कि धारा 46 यानी कि 46 से कवर। एक नया क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, और वह बन सकता है कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, इस बारे में क्या प्रावधान है। सुसंगत वादों का सहारा लेते हुए इसका वर्णन करें। तो जहाँ भी महिला की गिरफ्तारी महिला द्वारा हो सकती है, ये भी हमें देखना है। एक और क्वेश्चन तब आपका शुरू किया जाए। एक और क्वेश्चन यूपी में बना है, और वह क्वेश्चन ये बना है कि आपका न्यायिक अधिकारियों को गिरफ्तारी से क्या क्या संरक्षण है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए इसका उल्लेख करें। यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तारी से क्या क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है, और उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, और दी हैं तो क्या दी हैं, ये आपका मेंस में यूपी में आ चुका है। ये भी हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। और लेकिन एक लाइन में आपको केस जरूर बता दिया जाए, और वह केस आपका है दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिया। और ये भी क्वेश्चन मेंस के लिए आपको पढ़ाए जाए। इसका मतलब कुल मिलाकर भूमिका का मतलब ये हुआ कि आपका कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, किस एंगल से बन सकते हैं, और इस चैप्टर को पढ़ाने में थोड़ा समय भी लगता है। तो आइए अब एक एक क्वेश्चन वाइज चला जाए। जो पहला हम बता रहे हैं, यानी कि अब क्वेश्चन वाइज देखा जाए मेंस का। जो मेंस में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन वाइज जब चला जा रहा है उसके बाद सेक्शन वाइज आपको पढ़ाया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख करिए। यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति के राइट बताइए, यानी कि गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार होगा, उन अधिकारों का वर्णन करें। यानी कि जो व्यक्ति अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ राइट होगा,
कुछ अधिकार होंगे और उन अधिकारों का वर्णन सुसंगत वादों का सहारा लेकर करिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार केस के माध्यम से दिए गए हैं उनका भी उल्लेख करिए। तो कम से कम आपका ये जब मेंस में क्वेश्चन लिखिए तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद 21 से उठाना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपका आर्टिकल 21 से उठाइएगा। फिर मैं बता दूं, पहला जो मेंस का मैं क्वेश्चन आपका बता रहा हूँ वह ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख करें। तो जब भी आप गिरफ्तार व्यक्तियों या अरेस्ट पर्सन के राइट बताएंगे तो आपको उठाना क्वेश्चन को है कॉन्स्टिट्यूशन से उठाना है और 3 या 4 केस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। केस आपका बता दिया जाए, 3 केस कम से कम ऐड करिएगा। एक सुनील बत्रा का केस, दूसरा जोगिंदर सिंह का केस और तीसरा दिलीप कुमार बसु या DK बसु का केस। फिर एक बार देखिए भैया कि कम से कम आप 3 केस को कवर करेंगे। आपका पहला केस कवर करेंगे कर सकते हैं कि सुनील बत्रा का, दूसरा जो केस कवर करेंगे वह आपका रहेगा DK बसु का, तीसरा केस जोगिंदर सिंह का है। इन केसों में आपका कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। तो आइए शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में आपका उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल फ्रीडम या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से, आंशिक नहीं ऐसा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अतः हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 आपका कुछ मामलों में आपका कह सकते हैं कि व्यक्तियों को अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित अगर किया जाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अनुच्छेद 21 ये बता देता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित करिए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत करिए, मनमाने तरीके से। अतः जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को भारत का संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार निम्नलिखित है। यानी कि जो राइट अरेस्ट पर्सन को दिया गया है वह केवल CRPC से गवर्न नहीं होगा, हमें इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाना पड़ेगा। और सबसे पहला आर्टिकल हमने बताया कि विधि के अनुसार ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाए, ये हमने अनुच्छेद बताया आपका अनुच्छेद 21। तो संविधान और CRPC गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं, आइए एक एक अधिकारों का उल्लेख किया जाए। तो गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार हैं, तो जो पहला हम अधिकार बता रहे हैं देखिए,
गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, यानी कि किस बेस पर, किस आधार पर उसे अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, यह उसे बताया जाए। इसका प्रावधान आपका संविधान के अनुच्छेद 22(1) में है। और जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी में जो इसका प्रावधान किया गया है वह धारा 50 के क्लास 1 में किया गया है और सीआरपीसी की धारा 75। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पहला आधार आप लिखिए कि गिरफ्तार व्यक्ति का माने क्या राइट है, तो पहला राइट हम ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार। आइए देखा जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लास 1 ये बता देता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तारी का बेस बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा, आधार बताया जाएगा। यानी जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को आपका कोडिफाइड राइट भी बनाया गया है और ये बनाया गया है सीआरपीसी की धारा 50 के क्लास 1। सीआरपीसी की धारा 50 का क्लास 1 भी यही बता रहा है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, वारंट के बिना अरेस्ट किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारणों को बताएगा, यानी कि गिरफ्तारी के आधारों को बताएगा। अर्थात ये बताया जाएगा कि किस कारण से तुम्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन धारा 50 का क्लास 1 केवल और केवल तभी लागू होगा जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया गया। अगर वारंट पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसी दशा में सीआरपीसी की धारा 75 लागू होगी और सीआरपीसी की धारा 75 ये स्पष्ट रूप से बता देती है, चूँकि जब गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है या गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो उस वारंट में वह कारण लिखा रहता है कि क्यों ये वारंट जारी किया गया। अतः अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 75 इस बात का उल्लेख करती है कि गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी वारंट का साथ बताएगा और ऐसा व्यक्ति अगर मांगता है तो वारंट उसे दिखा दे। तो वारंट पर गिरफ्तारी में क्या बताना है? सार यानी कि मुख्य बात। भाई एक अनुच्छेद और 2 सेक्शन को कवर करते हुए मेंस में आपको लिखना है। आइए गिरफ्तार व्यक्ति के दूसरे अधिकार को देखा जाए। दूसरा अधिकार है जमानत के अधिकार के बारे में जानने का अधिकार, यानी कि जमानत के दूसरा जो अधिकार हम बता रहे हैं, जमानत के अधिकार के बारे में, जमानत के
अधिकार के बारे में, अधिकार के जमानत के अधिकार के बारे में संसूचित किए जाने का अधिकार, कम्युनिकेट किए जाने का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार। और जो ये अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को दिया गया है वह सीआरपीसी की धारा 50 के क्लास 2 में दिया गया है। अर्थात आपका कह सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 50 के क्लास 2 में यह राइट दिया गया। देखिए यह अधिकार क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है, अर्थात जमानती अपराध, तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को उसके जमानत के अधिकार के बारे में संसूचित करे, अर्थात यह बताए कि वह जमानत पाने का अधिकार है, साधिकार जमानत पा सकता है और सिक्योरिटी या प्रतिभूतियों की वह व्यवस्था करे। फिर एक बार इसको देखते। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस में यानी कि जमानती अपराध में, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हम बता रहे हैं प्रावधान वह नॉन बेलेबल ऑफेंस या अजमानती अपराध या गैर जमानती अपराध में लागू नहीं होगा। तो केवल कब लागू होगा? तो केवल और केवल किस अपराध में? जमानत। इस एक बार इसको देखिए पूरा। जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, तो वह पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को यह कम्युनिकेट करेगा, यह संसूचित करेगा, यह बताएगा कि वह जमानत पाने का हकदार है और अपनी ओर से प्रतिभूतियों की व्यवस्था करें। ऐसा क्यों? क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, इसलिए इस अधिकार की सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त को दी जाए, अभियुक्त यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाए। तीसरा देखा जाए भाई अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति के बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, यानी कि आपका बिना किसी विलंब के जो तीसरा अधिकार हम बता रहे हैं कि बिना किसी विलंब के तीसरा देखिए आपका जो तीसरा अधिकार है वह आपका ये है कि बिना किसी विलंब के आपका ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अर्थात ये अधिकार जो दिया गया है ये सीआरपीसी की धारा 56 से कवर होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि
ये जो राइट दिया गया है वह आपका दिया गया है, कह सकते हैं कि आपका 56 में भी दिया गया है। और ये राइट अगर वारंट पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये अधिकार आपका कह सकते हैं कि धारा 76 से कवर होगा। फिर एक बार डिटेल में इसको देखिए। अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो सेक्शन 56 CRPC कहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, यानी कि अविलंब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। यही बात आपका CRPC की धारा 76 भी बताती है, लेकिन CRPC की धारा 76 तब लागू होगी जब ऐसे व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट पर अरेस्ट किया गया है तो जल्दी से जल्दी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। और आपका ये बात आपका वारंट पर गिरफ्तारी में सेक्शन 76 बताता है। तो वारंट के लिए बिहार में आपका जिसके पहले जेल में फ्री में आया था, यानी कि इसके पहले वाले बिहार जेल के फ्री में आया था, अविलंब आया था, तो अविलंब पूछे तो 56 मांगना है, और वारंट पर अविलंब पूछे पेश किया जाए तो CRPC की धारा आपका जो मानना है वह आपका 76। अगला अधिकार देखा जाए आपका, अगला जो गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार या राइट है कि उसे उसकी परीक्षा चिकित्सा व्यवसायी से की जाए, यानी कि उसका मेडिकल चेकअप किया जाए। ये क्वेश्चन 2018 यानी कि पिछली बार UP जेल प्री में भी आया था। चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सकीय परीक्षण कराने का अधिकार। अगला अधिकार हम देख रहे हैं चौथा, चिकित्सा देखिए, ये क्वेश्चन फिर एक बार बता दिया जाए आपको। UP आपका सिविल जज की पिछली जो परीक्षा UP में हुई थी उसमें आपका ये क्वेश्चन आया कि, और चिकित्सकीय परीक्षण का क्वेश्चन ये आया था प्री में। फिर एक बार अच्छे से समझिए, गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसका गिरफ्तारी के बाद चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। अगर महिला है तो महिला डॉक्टर द्वारा उसका चिकित्सकीय परीक्षण होगा। ये 54 का क्लास 2 बताएगा, और ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, यानी कि महिला का मेडिकल चेकअप महिला डॉक्टर द्वारा ये कहाँ प्रावधान है, तो आपका 54 के क्लास 2 में। लेकिन एक लाइन याद रखना है कि गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार है कि गिरफ्तारी के बाद उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। और ये अधिकार कहाँ दिया गया है, तो CRPC की धारा 54। अगला देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है,
वह ये क्वेश्चन आ चुका है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किए जाने का अधिकार, यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो वह गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाए। इसमें यात्रा के समय को छोड़ दिया जाता है, यानी कि यात्रा के समय को निकाल दिया जाता है। फिर एक बार इसको समझिए, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में तभी रखा जा सकता है जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश, और यानी कि कुल मिलाकर 24 घंटे का जो नियम है वह कहाँ है कि आपका एक जगह एकत्र कर लेना है पूरा जो संविधान से उठाना है और सीआरपीसी है। देखिए ये प्रावधान हमारा मूल अधिकार है और ये मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लास 2 में समाहित है। पहला। दूसरा आपका सीआरपीसी की धाराएं ऐड करिएगा। सीआरपीसी की धारा 57 पढ़िएगा, फिर 42 पढ़िएगा, इसके बाद आपका 151 पढ़िएगा, 167 पढ़िएगा और फिर 76 पढ़िएगा। यानी कि जब भी आप सीआरपीसी की धाराएं पढ़ेंगे तो कम से कम 5 धारा में आपका प्रावधान किया गया है, उसको अच्छे से तैयार रखेंगे। देखिए क्या करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लास 1 बताता है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी यात्रा के समय के सिवाय, यानी कि छोड़ दिया जाएगा। यात्रा का समय 24 घंटे में गिना नहीं जाए। यात्रा के समय के सिवाय 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और यदि फंडामेंटल राइट का हनन हो, वायलेशन हो, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं इसके लिए आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के। इस मूल अधिकार को प्रश्रय देने के लिए सीआरपीसी में तमाम जगहों पर इस नियम को अप्लाई किया गया और मैं 5 स्थान बता रहा हूँ, पांचों को एक साथ पढ़ना है। एक लाइन लास्ट में आपका बताया जाए। देखिए क्या धारा है। पहली धारा है 50 से, अभी आपका बिहार में भी पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे से अधिक, यानी कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाए। ये आपका 57 में है। ये कब लागू होगी? जब किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया हो। लेकिन यही बात तुरंत आपको जोड़ लेना है 76 से तुरंत। यदि किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया गया है तो सेम नियम लागू होगा, लेकिन सेक्शन चेंज हो जाएगा और वह सेक्शन आपका होगा 76, यानी कि वारंट पर गिरफ्तारी तो 57 और वारंट के बिना गिरफ्तारी तो 57 और वारंट पर गिरफ्तारी तो सेम नियम लागू होगा 76। 42 आ जाएगा।
अगर पुलिस ने असंज्ञेय अपराध में किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यहाँ भी 24 घंटे का नियम आया, लेकिन इस अपराध में गिरफ्तार करने पर नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय। अगला नियम देखा जाए 151 का। अगर कोई व्यक्ति उतावला है कि वह संज्ञेय अपराध करेगा या आशंका है कि संज्ञेय अपराध कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तो पुलिस को 151 CRPC में यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले। लेकिन गिरफ्तार करके कितने घंटे रखेगी, तो भी मजीद 24 घंटे रख सकती है। उसके आगे रखना हो तो मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करे, पेश करे और मजिस्ट्रेट का आदेश हो, यानी कि 24 घंटे का नियम यहाँ। और लास्ट में आपको बताया जाए 167 CRPC की धारा 167 ये बताती है कि यदि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा न हो, यानी कि अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अभियुक्त के गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं होता, तो आपका न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ अभियुक्त को पेश किया जाए। ये कौन सी धारा है? 167 कब लागू होगी? जब एक अरेस्ट हुआ हो और अरेस्ट के कितने घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हुआ हो, 24। इस प्रकार आपका कुछ अधिकार आपका भी। अब एक सूचना लास्ट में आपको दिया गया, अभी 15 मिनट बाद IPC की क्लास चलेगी। आपका मंडे से सुबह 9 बजे से क्लास चलेगी। आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा ऐप से, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है समय थोड़ा बैठ किया जाएगा। तो मंडे से आपका 9 बजे से क्लास चलेगा और अभी 15 मिनट बाद आपका IPC